दोस्तों, इंसान जब दिल लगाकर मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, तो इन्हीं कोशिशों से जिंदगी निखरती है, ख्वाब परवान चढ़ते हैं, उम्मीदें बेदार होती हैं, ख्वाहिशें पैदा होती हैं। इन्हीं उम्मीदों को, ख्वाबों को और ख्वाहिशों को हासिल करने के लिए हम जर्रा जर्रा, थोड़ा थोड़ा, रेशा रेशा जोड़ते हैं, संभालते हैं, इकट्ठा करते हैं। और यही कतरा कतरा एक दिन दरिया बन जाता है, और यही दरिया अगर समंदर हो जाए तो दिल दरिया समंदर एक हो जाता है। मगर अफसोस तब होता है कि यही कतरा कतरा दरिया समंदर ना होकर झूठ, फरेब और धोखाधड़ी की दलदल में धंस जाए। तब हमारी जिंदगी, हमारे ख्वाब, हमारी उम्मीदें, हमारी उमंगें टूट जाती हैं, फना हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। जो खूने दिल से बनता है वो मंजर लूट लेते हैं, सुनहरे ख्वाब दिखलाकर सितमगर लूट लेते हैं। हमें हर कतरा दौलत की हिफाजत इनसे करनी है, ये वो चालाक मुजरिम है, समंदर लूट लेते हैं। फिर अपने लफ्ज खो देती हैं इनकी सारी तहरीरें, इन्हीं तहरीरों के दम पर ये हर घर लूट लेते हैं। जो लुट जाते हैं फिर वो अपनी तकदीरों पे रोते हैं, बड़ी मुश्किल से बनता है मुकद्दर लूट लेते हैं। सुनहरे ख्वाब दिखलाकर सितमगर लूट लेते हैं, सुनहरे ख्वाब दिखलाकर सितमगर लूट लेते हैं, सुनहरे ख्वाब दिखलाकर सितमगर लूट लेते हैं। दोस्तों, आज हमारे बीच चंद ऐसी जिंदगियां मौजूद हैं जिनकी जिंदगी भर की दौलत, सरमाया, पैसा, बचत, ख्वाब, उम्मीदें और सब कुछ धोखेबाजों ने, चालबाजों ने, फरेबियों ने लूट लिया, खत्म कर दिया, छीन लिया। आइए मुलाकात करें सिंह साहब से और उनकी मुश्किलों में शामिल होने की कोशिश करें। सिंह साहब, कितने पैसे आपने लगा रखे हैं इन बैंक्स में? करीब 95 lakhs। 95 lakhs। हाँ जी। And you lost nearly everything. खाली हाथ में सुबह। You have approximately lost a crore of rupees, Mr. Singh, जी सर। जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। बहुत बड़ी रकम है, उसको ध्यान नहीं देना चाहता। अगर ध्यान दूंगा तो शायद मैं स्टूडियो से बाहर भी नहीं जा सकता। ये थोड़ा मैंने प्रैक्टिस करके अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके रखा हुआ है। डे टू डे लाइफ के अंदर जो भी सब कुछ सोचा था, जो मैं ये सब पैसा मैंने बाहर से कमाया है, बाकी इन्होंने चीट करके, एंटाइज करके, झूठे पेपर दे के, झूठा एग्रीमेंट करके वो पैसा ले लिया। ये कौन सी कंपनी है? अल्फला ग्रुप ऑफ कंपनीज। मतलब अपने ही पैसे के लिए आप भिखारी बन गए? बिल्कुल भिखारी। भिखारी उनके दरवाजे पे 3-3 घंटे, जब वो अपॉइंटमेंट देते हैं तो 3 घंटे यहाँ चपरासी उनका बैठता हूँ, वहाँ बैठता हूँ। आप इमेजिन कर सकते हैं? बस दरवाजा खोल के जब अंदर देखा तो आप नॉर्मल जो डाक होती है वो फाड़ फाड़ के पढ़ रहे हो। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? ये मैं 3 घंटे से बाहर बैठा हूँ। क्या जवाब दिया उन्होंने? कोई जवाब नहीं। बोले आप थोड़ा कूल डाउन हो जाइए, कूल डाउन हो जाइए। आप आज गुस्से में आए आप। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, वो टालते रहे हमेशा। और लास्ट में ये हुआ, उन्होंने जब मैंने उनकी सब सारी चार्ज समझ गया, जब मैंने उनसे पूछा तो आप चाहते हैं क्या, मुझे बताइए। आज पैसा लेने नहीं आया मैं, लास्ट का जो बात है। मैंने कहा पैसा लेने नहीं आया मैं, आज मुझे मालूम है आज पैसा आप नहीं देंगे, लेकिन एटलीस्ट उसकी गारंटी दे दीजिए मुझे। आज उसमें तो कुछ पैसे नहीं लगते गारंटी देने में, आपकी नीयत साफ है। तो इस पर काफ़ी उन्होंने कहा, और कहा जो करना है जो कर लो, देखा जाएगी। अच्छा, हाँ, ये आखिरी मुलाकात थी ये आखिरी मुलाकात में कहा क्या करते हो आप, जाकर बैठिए। आपने सिंह साहब इतनी बड़ी रकम इन्हें दी जी। तो कोई चीज इनकी रखी उसके एवज में? जो इनसे भरोसा करके दी पहले तो। दूसरी चीज़, जो इन्होंने हमको पेपर दिए वो सब फर्जी पेपर है। मतलब वो पेपर इस तरह से बनाए हुए थे, जो जब मैंने वो जो इन चीज़ों को जानने वाले बाद में जब उनको कांटेक्ट किया, पहले तो ये मौका नहीं देते थे, ऑल ऑफ ए सडन ये काम करते थे जिससे आदमी को सोचने का मौका नहीं मिले। इनका एक तरीका था। फिर उसके बाद मैंने जो पेपर दिखाए तो कहते हैं पेपर ही इस तरह से बनाए गए हैं वो चीट करने के हिसाब से। वो पेपर अभी भी मेरे पास सब। सिंह साहब, खुदा ना खास्ता अगर ये 1 करोड़ रुपया आपको वापस नहीं मिलता, क्या होगा आपकी जिंदगी के साथ? बड़ा मुश्किल है ये इमेजिन करना आप क्या होगा। घर का जो मेंटेनेंस है, बच्चों की पढ़ाई है जो, और अनफॉर्चुनेटली मेरी वाइफ भी चली गई है, अब एक बच्ची रह गई है। मैं नहीं समझता कैसे क्या होगा। फ्यूचर का तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन बर्बाद तो है। दोस्तों, सिंह साहब की दास्तान सुनने के बाद हमें ख्याल आता है कि हर चीज़ हमें देर से करने की आदत क्यों है।
मौका वारदात पर पुलिस देर से पहुंचती है, अस्पतालों में डॉक्टर देर से पहुंचते हैं, मंजिल पर मुसाफिर देर से पहुंचते हैं, स्टेशन पर गाड़ियां देर से पहुंचती हैं, यहाँ तक कि शमशान में लाशें भी देर से पहुंचती हैं। और तो और हमें समझ भी देर से आती है, बूझ भी देर से आती है, ज्ञान भी देर से होता है। दोस्तों, हमारे बीच सीनियर एडवोकेट तुलसी साहब भी मौजूद हैं। आइए इनसे कानूनी नज़रियात पर तबसरा करें और इन बर्बाद ज़िंदगियों को सहारा देने की कोशिश करें। तुलसी साहब, आप सब किस्से सुन ही रहे हैं। गज़ब ये है कि आप कंपनीज़ की तरफ से केस लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से आप पेश होते हैं। जी हाँ। मान लीजिए अगर आप इनके सलाहकार होते तो इन्हें क्या सलाह देते? जी, मैं ऑल्दो कोर्ट्स में केसेस लड़ रहा हूँ, कंपनीज़ की तरफ से लड़ रहा हूँ, मगर यहाँ पे मैं बतौर इंसान हूँ और मैं अपनी जो राय समझता हूँ अपनी अकल के हिसाब से वो कह रहा हूँ कि मैं कभी इनको ये सलाह नहीं देता कि अगर आपने पैसा दिया है और आपका पैसा वापस नहीं आया तो ये चीटिंग हो जाएगी। चीटिंग कभी बनेगी नहीं। केस शुरू हो गया, लोग बंद हो गए जेल में, कल को निकलेंगे, कोई परसों निकलेगा, कोई 1 साल में निकलेगा, अल्टीमेटली वो बाहर निकलेंगे। तो जब भी वो बाहर निकलेंगे इनकी रिकवरी का चांसेस कम हो जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं। इनको जेल भेजने से डायरेक्टर्स वगैरह को मेरे ख्याल में ना तो फ़ायदा हुआ और ना ही ये केस कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि मैं कहता हूं कि मेरे को हाईएस्ट रिटर्न जहां से मिलेगी मैं वहां इन्वेस्ट करूंगा। मगर ये भी एक इनएग्जॉरेबल रूल ऑफ लॉजिक है कि जहां हायर रिटर्न होगी वहां पे हायर रिस्क भी होगा। किसी कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, साइकिल ब्रेक हो गया, अगर उनका जो साइकिल ब्रेक हुआ उसकी वजह से वो वापस नहीं कर सके तो उनकी चीटिंग की इंटेंशन नहीं थी जब उन्होंने आपसे पैसा लिया। इन्हें क्या करना चाहिए? इन्हें करना चाहिए कि एसोसिएशन उनसे जो लिस्ट ले, एसेट्स जो कंपनीज़ की हैं उनको प्रोटेक्ट करे, उन एसेट्स को सेल मार्केट वैल्यू में जो ट्रू वैल्यू है उसके ऊपर बेचा जाए, उनके जो पैसे रिकवर हों वो एक अकाउंट में डाले जाएं, इनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स हों उसमें, तो जो भी पैसा रिकवर हो वो बराबर बंटे। तुलसी साहब, एक चीज़ बताइए, एक शहरी होने के नाते, एक आम इंसान होने के नाते, आपको नहीं लगता कि ये कंपनीज इसलिए शुरू की जाती हैं कि इन्हें बंद कर दिया जाएगा? मैं समझता हूं कि अगर ये इन्फ्रेंस सिर्फ इस बात से ड्रॉ होती है कि कंपनी फेल हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी कंपनी फेल हुई वो कंपनी इसी वजह से शुरू की गई कि वो फेल होगी। कंपनी ने इतना नाम कमाया, इतनी एसेट्स सारे मुल्क में बनाई, इसलिए नहीं ये बनाई कि भाई ये फेल होगी। किसी चेयरमैन ने कंपनी इसलिए नहीं शुरू करनी कि वो जेल में जाएगा, उसके बच्चे बाहर भूखे मर जाएंगे। करोड़ों के रुपए के मालिक थे वो और 1 साल से ज़्यादा जेल में काट के आए हैं। मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा शक की निगाह से हम देखेंगे हर एक एक्शन तो शायद हम सच के पास ना पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हम जानते हैं कि लोग हमें उम्मीद की नज़र से, आशा की नज़र से, विश्वास की नज़र से देख रहे हैं। अगर ऐसे ही हमारी हौसला अफजाई होती रही तो हम यकीनन अपनी मूवमेंट में, अपने आंदोलन में, अपने मुहिम में कामयाब होंगे। अब अगर आप दुख में हैं, दर्द में हैं, तकलीफ में हैं तो घबराइएगा नहीं, हमारे दरवाजे पर दस्तक दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, आइए अब एक ऐसी ज़िंदगी से मुलाकात करें जो अपनी एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी अदना सी गलती के लिए ज़िंदगी भर के लिए पछता रहे हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। आइए मुलाकात करें गुलाम अली साहब से। गुलाम अली साहब, कितने पैसे आपने लगाए हुए हैं कंपनी में? लगभग 5 लाख। 5 लाख रुपए जी, और ये पैसे कुल थे, यानी इसके बाद मेरे घर में इतना पैसा नहीं रह गया था और मेरी 4 बेटियां थीं, इनको मैं पढ़ा रहा था, मेरी जॉब जा चुकी थी, तो मुझे काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी है। और वो वक्त आ गया जबकि हम एक नए पैसे के लिए भी मोहताज अपने को देखने लगे। कहाँ काम करते थे आप? मैं सोवियत इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में था, सीनियर एडिटर के तौर पर। तो ये पैसे जो आपको मिले,
ये कहाँ से मिले आप? ये मुझे सिविल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से मिले हैं। और उसके बाद मैंने ये पैसा कुछ मुस्तकिल आमदनी के लिए मैंने मंथली इनकम स्कीम डाकखाने की थी, उसमें डाल दिया। उसी वक्त हमारे करीब अल्फलाह के साहब हैं जो उनके एम्प्लॉय भी थे, वो मेरे करीब आए और उनका अंकल आप बहुत घाटा उठा रहे हैं, हम आपको तो इससे ज़्यादा दिला सकते हैं। मैंने कहा भाई मैं बहुत थोड़े पैसों पे ज़िंदा रहना चाहता हूँ, ख़तरा नहीं लेना चाहता। उन्हें कोई ख़तरा नहीं है। इस तरह से मैं ट्रैप हो गया, झांसे में आ गए। हाँ वो झांसे में आ गया। नतीजा उसका ये हुआ कि सारा पैसा मैंने यहाँ वहाँ से निकाल के और अल्फलाह में दे दिए। अच्छा, माफ़ कीजिएगा गुलाम अली साहब, इस्लाम में तो जो इंटरेस्ट लेना है जी, ये हराम माना जाता है, लेकिन इस कंपनी के लिए कुछ मुल्लाओं ने फतवे भी जी हाँ, जारी किए, जी। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल सच है। उसमें सब के कोटेशंस हैं, सब मुल्लाओं के? सब के। और उसमें मतलब किसी एक ने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, किसी एक ने कहा चेयरमैन के लिए जवाद सिद्दीकी सर सैयद दौरा हैं। अच्छा, सर सैयद दौरा, जवाद सिद्दीकी मसीह कौम हैं। बहुत खूब। इतनी ऊंची ऊंची खिताब दे रहे थे उन्हें और हर तरह से कन्विंस कर रहे थे कि ये तरीक़ा खालिस इस्लामी है, इसमें कोई गुनाह शामिल नहीं है। चेयरमैन जवाद सिद्दीकी ने हमारे साथ बड़ा बड़ा फ्रॉड इस तरह से भी किया कि हमने उनको बताया कि पिछले रमज़ान के मौके पर हमारी 2 बेटियों की रिश्ते तय होने के बाद चेयरमैन साहब के पास मैंने अपनी वाइफ को भेजा, क्योंकि मैं बीमार था। उनको भेजा और बताया कि आप ऐसा है कि हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। उनका कोई बात नहीं, आपका मैं ईद के बाद 3 लाख रुपए आपको दे दूंगा, आप इंतज़ाम करिए। इंतज़ाम हम क्या करते, जो हो सकता हमने तैयारियां की। लास्ट मिनट पे उन्होंने कह दिया हमें पैसे नहीं मिले, और वो हमारे लिए इतनी ज़िल्लत और बेइज्जती की बात थी कि न सिर्फ इतना कि रिश्ता टूटा, बल्कि जो हमने इंतज़ाम थोड़े बहुत किए थे वो भी ख़त्म हो गए, और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बर्बादी हुई। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इन ज़िंदगियों के मंसूबों को, इन ज़िंदगियों की ख्वाहिशों को, इन ज़िंदगियों के ख्वाबों को कैसे कुछ लालची, मक्कार और धोखेबाजों ने खाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। दोस्तों, हमारे बीच डीसीपी विजिलेंस भी मौजूद हैं। आइए इनसे मुलाकात करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर इन मामलात पर पुलिस का क्या नज़रिया है। भट्ट साहब, ये जो कंपनीज़ हैं इस तरह की, इनके क्या तौर तरीके हैं, क्या अंदाज हैं इनके? ये कंपनी जो है, एक तो बड़े प्रोफेशनल लोग इनको ऑपरेट करते हैं, और इनका देखने में ये आया है कि ये आप आज पैसा दीजिए, 2-4 महीने आपको कुछ उस अपने किए गए वायदे के मुताबिक कुछ पैसा देंगे। उससे उनको और फ़ायदा ये होता है कि आप भी और अपने 5-10 जानने वालों को कहेंगे कि साहब इसमें और आप इन्वेस्ट कीजिए आप भी, और इसमें अच्छा रिटर्न है, ये आपको ठीक लगेगा। उसके बाद में वो सब अपना बंद करके चले जाते हैं। और ये इस तरह के प्रोफेशनल लोग हैं कि जब ये अपना सारा बिज़नेस वाइंड अप करते हैं तो पीछे कोई इनके बैंक अकाउंट्स में पैसा नहीं छोड़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये अपने डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, उसमें इन्वेस्ट इधर उधर कर लेते हैं, जिसको कि ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। पुलिस भट्ट साहब, जो मौलाना थे जिन्होंने फतवे जारी किए थे, क्या उनको भी कुछ गिरफ्त में ला सकती? देखिए, ये तो थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि उन लोगों ने तो ये कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब बहुत अच्छा काम करके अगर मैं ख़ुद उस जाल में फंस जाऊं, तो मैं नहीं मानता हूं कि जो फतवा है वो हमारे बिज़नेस इंटरेस्ट में कहीं शामिल हो। किस स्टेज पर भट्ट साहब आपके पास ये मजलूम लोग और ये परेशान लोग पहुंचते हैं? और जब हम पिक्चर में आते हैं तब काफ़ी देर हो चुकी होती है जी। उस समय तक स्थिति ये होती है कि विक्टिम्स जो हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हो जाते हैं, और ये जो कारोबार करने वाले लोग हैं ये अपने एड्रेसेस से गायब हो जाते हैं। तो इनको ढूंढने में मशक्क़त करनी पड़ती है, फिर इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं,
उसको अटैच करने का भी बड़ा जटिल प्रक्रिया है कानून की, और इन्वेस्टर को वो पैसा दिलाना वो भी काफ़ी जटिल है। अच्छा, अभी भट्ट साहब, वकील साहब ये बता रहे थे बकौल उनके, क्योंकि ये उनकी तरफ से केस भी लड़ रहे हैं, कि ये लोगों की जो नीयत है ये ख़राब नहीं होती है, बल्कि ये एक साइकिल में फंस जाते हैं कि आपसे रुपया लेते हैं, आगे रुपया इन्वेस्ट करते हैं, जब वो साइकिल टूट जाता है तो इनकी कंपनी दम तोड़ देती है। क्या ये सच है? इनके अगर नज़रिए से देखें तो ये ठीक है, इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई बिज़नेस हमने बिल्कुल अपने बहुत ईमानदारी से शुरू किया, लेकिन ये कहना कि जिस चीज़ को आप पा ही नहीं सकते हैं उसको आप शुरू में ही लोगों को लालच के रूप में दिखा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कहीं ना कहीं ये नियत का खोट है जो कि शुरू से उसमें है, क्योंकि आप एक ऐसा ख्वाब दिखा रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। जो कभी पूरा नहीं होगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आइए मुलाकात करें कुछ ऐसी ज़िंदगियों से जो अपने मुस्तकबिल की उम्मीदों को, ख्वाहिशों को, ख्वाबों को दांव पर लगा चुकी हैं और अब इनके पास बचा है तो सिर्फ दुख, दर्द, तकलीफ़ें, आंसू और मुश्किलें। आइए इनसे मुलाकात करें और इनकी मुश्किलों में शामिल होने की कोशिश करें। गुलशन जी, आपके कितने पैसे थे उस जगह पर जमा? 2 लाख रुपया था मेरा। वीना जी, आपके? मेरा 2.5 लाख था। और नीलम जी, आपके? 75,000। 75,000 था आपका। तो वीना जी, कैसे आप इस झांसे में आ गई? हम शुरू में जब इसने कमेटी शुरू करी हुई थी, हमारे पास आई, हमारे को कहती है आप हमारे पास कमेटी डालो, हम आपको ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, 3 से 5% तक हमें ब्याज भी देती थी। जैसे अब एक अमाउंट हमारा उसके पास इकट्ठा हो गया कमेटी, तो हमारे लेने के बजाय हम उसके पास जमा हमारा हो जाता था, वो हमें उसकी जगह ब्याज देती थी। कौन थी ये? ये आशा सुनेजा। तो जब भी हम मांगने जाते हैं तो हमें बहाना डाल देती थी, अगली बार ले लेना कमेटी, अब की नहीं, अगली बार ले लेना। ऐसे करके हमारे पास 2.5 लाख रुपया हो गया, जिसमें मेरा भी था और मेरी बहन का भी था। ये आप लोगों के खून पसीने की कमाई थी? हम खुद मेहनत करते हैं, हम खुद जहाँ कहीं जॉब मिलती वहाँ जॉब करते, जहाँ पर काउंटर लगते थे काउंटर लगाते थे, घर में जो फाले वगैरह का काम मिलता है, पीको वगैरह जो कुछ मिलता था, घर में बैठ के काम करते थे। आपने बहुत जद्दोजहद करके बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया, आप तीनों ने। 15-20 साल से हमने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करा, थोड़ा थोड़ा हमारा इकट्ठा हो गया था पैसा। मैंने अपने बच्चे की शादी करनी थी, अब इतनी प्रॉब्लम इकट्ठी हुई है कि कुछ कह लगी हद नहीं। हमारे घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है इसी कारण कि पैसे कहाँ से आए। अब हमें क्या करती हैं आप? मेरे हस्बैंड नौकरी करते हैं, मैं भी काम करती थी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, और भी कई छोटा छोटा काम होता है मैं कर लेती थी। जब वो पैसे आपसे बटोर रही थी, कभी ऐसा लगा कि ये धोखा देके भाग जाएंगे? नहीं, हमें कभी लगा ही नहीं। वो भी गृहस्थी वाली थी, उसकी बहू थी, बच्चे थे, पोती थी, कोई कभी हमें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि ये ऐसा हमारे साथ कर जाएगी। वीना जी, आप इन रुपयों से क्या करना चाहती थी? मुझे अपना मकान चाहिए था, क्योंकि अब बच्चे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने मकान के बिना इतना गुजारा, जिस कमरे में हम रहते हैं उसमें अंदर पानी वानी सब आता है, तो इतनी दिक्कत होती है ना, इसी चक्कर में मैंने मकान लेना था अपना। कोई सहारा देने वाला भी नहीं है, ना ससुराल से ना पीहर से। जितना थोड़ा बहुत पहले था हमारी माँ ने हमें दे दिया, अब वो कहती हैं हम क्या करें, हम बार बार हम तुम्हारी गलती है तुम भुगतो। ससुराल वाले भी यही कहते हैं तुम्हारी गलती है तुम भुगतो। आदमी है 24 घंटे लड़ता है, जब कहते हैं तुमने क्यों दिया वहाँ, आपको सोचना चाहिए था। हमें ये था, लालच खा रहा था कि चलो अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो हमारा जल्दी पैसा बढ़ेगा और हम जल्दी अपना मकान बना लेंगे। हमारे घर में तो बहुत परेशानी है, हम तो इतने परेशान है कि पूछो ही नहीं। मकान बेचने की मुनोबत आ रही है, हमारे में तो रोटी खानी मुश्किल हो रही है। 4 बच्चे, अभी पहले लड़की की शादी की है, आदमी को वैसे ही कैंसर था 5 साल से, सारा पैसा वहीं लग गया। अब बच्चे ने कैमरा लेके काम स्टैंड करना था, वो वैसे का वैसे ही रह गया। आपको अगर वो औरत और उसके घर वाले कहीं मिल जाएं और आपके हाथ में उन्हें सज़ा देना हो, क्या सज़ा देना चाहेंगी आप उसे? हम तो यही चाहते हैं भाई हमारा किस तरीके पैसा हमें वापस दे, नहीं देती है तो पूरा परिवार समेत जेल में रहे, जरा उनको ही पता चले भी किस तरीके किसी साथ बुरा करके गई है और वैसे ही उसके साथ बीते जब पता चले। देखिए, हमारी ख्वाहिश भी है, हम कोशिश भी करेंगे, दुआ भी करेंगे कि आपकी दौलत आपको वापस मिल जाए, आपके रुपए आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, इन परेशान हाल, बदहवास से सकती ज़िंदगियों को देखने के बाद हमें ख्याल आता है कि एक औरत ही इन औरतों के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर गई। हमारी उनसे गुजारिश है कि इन बर्बाद ज़िंदगियों को थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा हौसला दें और इनके रुपए, इनके पैसे, इनका सरमाया इन्हें लौटा दें।
दोस्तों, हमारे बीच धर्मेंद्र सिंह साहब भी मौजूद हैं। ये एक तजुर्बेकार जर्नलिस्ट हैं। आइए इनसे मुलाकात करें और कुछ बातचीत करें। सिंह साहब, आप ये सब किस्से सुन ही रहे हैं। आपके ख्याल से सरकार कितनी दोषी है इन मामलों में? देखिए, मुख्य रूप से तो सरकार पर ही दोष है, क्योंकि हमारे यहाँ कानून इस तरह के हैं कि जो लोग कोई आदमी अगर छोटी चोरी करता है तो उसको तो सजा हो जाती है आसानी से, और जो लोग बड़े पैमाने पे चोरी करते हैं, कलेक्टिवली इतने हजारों लोगों को लूटते हैं, उनके बारे में क्योंकि इतना पैसा होता है उन लोगों के पास कि कानून की नीचे से अदालत से शुरू करते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहते हैं और जनता के पैसे से लड़ते हैं, और उनका फाइनली कुछ नहीं होता क्या है, 1 साल की सज़ा, 2 साल की सज़ा हो जाती है, फिर बाहर आते हैं। पैसा किसी का मिलता नहीं है, लोग बेचारे दर दर ठोकरे खाते हैं, बड़ी हार्ड एंड मनी होती है लोगों की, निकलता परिणाम कुछ निकलता नहीं है। क्या आपको लगता है कि एक पत्रकार होने की हैसियत से आप उतना सब कुछ करते हैं, उतनी आवाज़ उठाते हैं जितनी उठानी चाहिए? देखिए, हम लोगों की भी इसके अंदर एक सीमा है। जब मामला अदालत में चला जाता है तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर पाते। अदालत से पहले तो हम लोग जितनी शिकायतें आती हैं या जितने केस पता चलते हैं उसके हाईलाइट करते हैं, बताते हैं लोगों को। इसका फ़ायदा यही होता है कि लोगों को अवेयरनेस होती है, लोग जागरूक हो जाते हैं। आगे भविष्य में ऐसी कंपनियों में पैसा लगाने में लोग 2 बार सोचते हैं। आपको नहीं लगता कि कुछ और अखबार वालों को शोर मचाना चाहिए, थोड़ा सा और लड़ना चाहिए, ज़रा सी और सुर्खियों में इन मामलों को रखना चाहिए? अखबार की ज़िंदगी एक दिन की है, उसके बाद तो धीरे पड़ जाती है, चीज़ें धीमी पड़ जाती हैं, और उसमें हम लोग जो चीज़ इश्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसी को जगह दे पाते हैं। हम लोग की भी अपनी सीमाएं हैं। अभी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने बड़े बड़े विज्ञापन देती हैं अखबारों के अंदर, कहती हैं पैसा दीजिए, आप 24% देंगे, 30% देंगे, और जब पैसा लौटता नहीं, आम आदमी जब ठोकरे खाता है, अदालत के पास जाता है, तब RBI और जो संबंधित जो एजेंसियां वो कहती कि ये लोग तो रजिस्टर्ड नहीं थे। तो जिस वक्त वो एडवर्टाइजमेंट दे रहे थे अखबारों में, बड़े बड़े विज्ञापन देके पैसा बटोर रहे थे, उस वक्त उन लोगों ने क्यों नहीं इनके खिलाफ कदम उठाया? ये जो अखबार में इश्तिहार दिए जाते हैं, आपने उसका जिक्र किया, क्या अखबार वालों को भी कोई कदम उठाने चाहिए कि वो ऐसे इश्तिहार न लें? या तो सरकार ऐसा कोई कानून बनाए कि जब आप विज्ञापन देंगे तो अखबार के पास आपको अपना सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ऐसा कोई कानून है नहीं, तो अखबारों को छापने के लिए रोक टोक तो है नहीं कोई, पैसा मिलता है वो भी छापते हैं। एक आम आदमी को सिंह साहब, आप अपने तौर पर उससे क्या गुजारिश करना चाहेंगे? मेरा तो सिर्फ यही है कहना कि जो चीज़ें हवाई सपने जो दिखाते हैं उसमें नहीं फंसना चाहिए आदमी को। लालच जहाँ किया आपने तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाएंगे, लॉन्ग टर्म में उठाएंगे, अभी नहीं कल होगा। अब आप सोचिए कि बाजार में बैंक तो दे रहा 10%, जब 36% के सपने दिखाए जाते हैं तो सपने बेचते हैं ना, तो ये सोचिए कि जो कंपनी 36% देंगी वो कहाँ से लाएगी पैसा? पैसा तो है नहीं। तो सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। उसके लिए कुछ दोषी जो पैसा लोग लगाते हैं वो भी हैं, और उसमें दोष का कारण सिर्फ ये लालच ही है, जो हम लोग को लगता है कि 2 साल में दुगना हो जाएगा, 3 साल में दुगना हो जाएगा। जो हाथ का पैसा वो भी खुद देते हैं। तो ये जो जितना भी शोर मच रहा है सब, इसका फ़ायदा ये कि आगे भविष्य में लोग जो हैं करने से 2 बार सोचेंगे। जो सपने बेच रहे हैं उनके सपनों के जाल में फंसने से बचना चाहिए आदमी को। ये मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब। थैंक यू। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। दोस्तों, इस दुनिया में हम थोड़ी सी रकम पाने, कमाने और बनाने के जुनून में इस कदर मुब्तला हो जाते हैं कि हमारी आंखें बेनूर हो जाती हैं, हमारे बाल चांदी हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी बेजार हो जाती है। इसलिए हमारी आपसे दरख्वास्त है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि अपनी खून पसीने से कमाई, मेहनत और मुशक्क़त से कमाई हुई दौलत को, सरमाए को खुदारा कहीं भी इस्तेमाल करने से पहले 10 बार सोचिए, इत्मीनान कीजिए, तफ्तीश कीजिए और जानिए बूझिए, क्योंकि एक बार अगर ये किसी गलत हाथ में आपकी दौलत पहुंच गई तो फिर इसका लौटना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमें उम्मीद है, बल्कि यकीन है, विश्वास है, एतमाद है कि आप हमारी बात को पल्ले बांधेंगे और अपनी खून पसीने की कमाई को कभी भी किसी गलत हाथ में नहीं सौंपेंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी इस मुहिम में, अपनी इस आंदोलन में, अपनी इस मूवमेंट में हम कामयाब हों। हमें कोशिश करनी चाहिए।